नमस्कार। प्राइम टाइम में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी का संघर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात मंत्रियों को दिए डिनर में कहा है कि विपक्ष वालों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपक्ष झूठ पर आधारित अभियान चला रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी मंत्री जनवरी से पूरे देश में जाकर सरकार के कामकाज की जानकारी जनता को दें और संसद नहीं चलने दे रही विपक्ष की हरकतों की जानकारी भी जनता तक पहुंचाएं। हालांकि आज से प्रधानमंत्री 2 दिन के कच्छ दौरे पर हैं, जहां देश भर के डीजीपीज की बैठक आयोजित की गई है। ये इलाका पाकिस्तान की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रधानमंत्री बाहरी ताकतों से खतरे का आंकलन करेंगे, लेकिन इधर दिल्ली की राजनीतिक रणभूमि में चुनौतियां बढ़ रही हैं। आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि एक सीबीआई अधिकारी ने कल मुझसे कहा कि सीबीआई को विपक्षी दलों को निशाना बनाने को कहा गया है और इन लोगों को खत्म करने को कहा गया है जो उनकी बात नहीं सुनेंगे। इसके बाद दोपहर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे प्रधानमंत्री के सरकार में दाहिने हाथ माने जाने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली पर सीधा प्रहार किया। कल तक सीबीआई फिर डीडीसीए पर निशाना साधते साधते आज सीधे 5 सवाल अरुण जेटली से कर डाले। जेटली से आपके 5 सवाल हैं कि 21वीं सेंचुरी के जरिए अपनों को फायदा पहुंचाया ये किसकी कंपनी है? ओएनजीसी पर हॉकी इंडिया को 5 करोड़ देने का दबाव क्यों डाला गया? 114 में से 57 करोड़ जिन कंपनियों को दिए गए उनसे क्या रिश्ता है? क्या 9 फर्जी कंपनियों को पेमेंट दिए जाने की जानकारी उन्हें नहीं थी? छोटी गड़बड़ियां बताकर बड़ा गुनाह क्यों छुपाया? तो आज समझेंगे हम प्राइम टाइम में, क्या ये आपकी तरफ से महज राजनीतिक बयानबाजी है, सिर्फ बदले की कार्रवाई है क्योंकि राजेंद्र कुमार पर निशाना साधा गया था, या फिर केजरीवाल सरकार कुछ ठोस कदम उठाने वाली है? तो आइए सीधे हमारे साथ खास मेहमान हैं, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले अखिलेश शर्मा मेरे सहयोगी, उनसे हम फोन पे बात करेंगे। अखिलेश, खबर है कि अमित शाह ने कीर्ति आजाद को मिलने के लिए बुलाया है। बता दें कि कीर्ति आजाद कह चुके हैं कि डीडीसीए की धांधलियों पर वो रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस मुलाकात से क्या निकल कर आया अखिलेश? देखिए, आज सुबह करीब 11 बजे कीर्ति आजाद अमित शाह से मिलने गए थे। अमित शाह ने उनको फोन करके बुलाया था और जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक अमित शाह ये चाहते हैं कि जो कीर्ति आजाद ने ऐलान किया है कि वो रविवार शाम 4 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी ना करें। लेकिन इसके बाद, इस मुलाकात के बाद कीर्ति आजाद जो है वो अपने रुख पर कायम है। उन्होंने कहा है कि वो शाम को 4 बजे रविवार को जरूर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई तथ्यों का खुलासा करेंगे डीडीसीए से संबंधित। उनका ये कहना है कि पिछले 9 साल से वो इस तरह के मामले उठाते रहे हैं और अब जबकि ये मामला सबकी नजरों में आया है तो वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। लेकिन जो कीर्ति आजाद का रुख है उससे कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं निजी, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले उन्हें जो संगठन महामंत्री रामलाल हैं उन्होंने बुला करके समझाया था और कहा था कि वो अपने रुख पर जो है दोबारा विचार करें, क्योंकि इससे पार्टी को खासी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। मगर इसके बावजूद कीर्ति आजाद जो है वो अपने रुख पर कायम है। आज दोपहर में शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि दूसरे बागी नेता है पार्टी के, उनका भी साथ कीर्ति आजाद को मिल गया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ये कहा कि कीर्ति आजाद जो भी कह रहे हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए और जो उनके आरोप है उनकी जांच भी होनी चाहिए। तो इस तरह से बीजेपी के भीतर ही ये घमासान शुरू होता दिख रहा है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार पार्टी के संगठन मंत्री है उनके कहने की बात या पार्टी अध्यक्ष के कहने के बावजूद भी अगर पार्टी का ही एक सांसद अपने ही सरकार के वित्त मंत्री के खिलाफ इस तरह से सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करता है, न सिर्फ बयानबाजी करता है बल्कि उनके ऊपर आरोप लगाता है, तो फिर पार्टी चुप क्यों रह रही है? पार्टी को अपनी तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं करती? बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तुम्हारे साथ इस जानकारी के साथ आपको बता दें, खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, चंद्रशेखर लूथरा वरिष्ठ खेल पत्रकार हमारे साथ, और दिलीप पांडे प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के हमारे साथ। सुधांशु जी, आपसे पहला ही सवाल, आज बीजेपी की तरफ से इतनी चुप्पी क्यों देखी गई? चुपचाप हम देख रहे हैं, एक ये खबर आई किसी तरह की कीर्ति आजाद को मिलने बुलाया गया है। कल तो हम देख रहे थे तमाम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वित्त मंत्री ने तो ब्लॉग भी लिख दिया, फिर वो मीडिया के सामने भी आ गए। आज रणनीति में बिल्कुल बदलाव, आज चुप्पी क्यों है बीजेपी की तरफ से? इसमें कहीं कोई रणनीति में बदलाव की बात नहीं थी। कल एक घटना हुई थी, उस क्रिया की प्रतिक्रिया पार्टी ने व्यक्त कर दी। हमारे लिए इससे अधिक और कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि
या आम आदमी पार्टी की जो एक नेचुरल टेंडेंसी, एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, उसके अनुरूप है कि आरोप लगाओ, एक सीन क्रिएट करो और उसके बाद कुछ समय के बाद मुद्दे से ध्यान हटका के कोई दूसरा आरोप किसी दूसरे के ऊपर लगा दो। वित्त मंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, ये कोई पहली बार थोड़ी है। याद करिए 2012 में शीला दीक्षित के खिलाफ बक्सा भर के हमारे पास सबूत है। क्या हुआ भाई, 10 महीने से सरकार है, वो बक्सा भर सबूत कहां गए? 2012 अक्टूबर नितिन गडकरी जी के खिलाफ हमारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम ये करने जा रहे हैं, क्या निकला उसमें से? कुछ नहीं निकला। फिर कुछ औद्योगिक घरानों के खिलाफ हमने ये सबूत निकाले हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। उसी श्रृंखला में वित्त मंत्री के खिलाफ उन्होंने ये किया है। पार्टी उनकी पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उतनी ही गंभीरता से लेती है। कल उन्होंने बोला, हर स्तर से उसका जवाब दे दिया गया। आज हमारी दृष्टि में वो कोई विशेष विषय नहीं था। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि कल हमने देखा था कि डीडीसीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, फिर जिस तरह से वित्त मंत्री का ब्लॉग और उनकी प्रेस, वो बात, उनका बयान सामने आया क्योंकि कल रात प्रधानमंत्री ने सबसे बात की। क्या प्रधानमंत्री ने जिस खलबली को भांपा, एक तरह से सबको समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप जनता में जाएं, विपक्ष का ये पूरा दुष्प्रचार चल रहा है, क्या प्रधानमंत्री के समझाने पर ये बदलाव आया? मैं ये जानना चाह रही थी। देखिए, एक अनर्गल आधारहीन आरोप जो अरुण जेटली जी पर लगा, वो इतना बड़ा इशू नहीं था कि प्रधानमंत्री उसको लेकर पूरी की पूरी बैठक करते और मंत्रियों को निर्देश देते। हां, पूरे इस संसद के सत्र के दौरान बहुत बड़े बड़े इशू थे, जीएसटी से लेके अन्य पूरी प्रक्रियाओं में जिस प्रकार से विपक्ष ने सुधांशु जी, अगर इतना बड़ा नहीं था तो क्यों हमारे वित्त मंत्री को एक ब्लॉग भी लिखना पड़ा और हमारे वित्त मंत्री फिर मीडिया के सामने भी आए? मैं उसका जवाब दे रहा हूं। तो संसद के सत्र में जो कुछ हुआ संपूर्ण विपक्ष को लेकर, वो एक इशू था और हमारी पार्टी जब बैठ के बात कर रही थी तो उस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक पे बात कर रही थी। हां, कल की बात बताता हूं। जब कल एक आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो जो जो उससे संबंधित संदर्भित संस्थाएं और व्यक्ति हैं वो उत्तर देंगे। आपने एक आरोप लगाया श्री अरुण जेटली पर व्यक्तिगत रूप में, उन्होंने व्यक्तिगत ब्लॉग लिख के उत्तर दिया। आपने डीडीसीए पे लगाया, डीडीसीए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा पे लगाया, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर दिया। तो ऑल द रिलेवेंट पर्संस, यानी जितने भी उपयुक्त तो संदर्भित व्यक्ति थे, उन्होंने उसका उत्तर दिया। लेकिन बहरहाल वित्त मंत्री ने ब्लॉग भी लिखा है, लेकिन सवाल, शायद सवालों के जवाब उन्होंने दिए कि नहीं, इसी पर आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। उस पर हम आएंगे जिस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। दिलीप पांडे, मेरा अगला सवाल आप ही से। सर, आप लोगों पर यह आरोप लगता है कि आप लोग निशाना साधते हैं, कुछ आरोप लगाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब सुबह हम देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें काफी गंभीर आरोप लगा है। किस तरह से उसमें कहा गया कि सीबीआई के लोगों को कहा गया है कि भाई आप बदले की कार्रवाई कीजिए और सब पे एक्शन लीजिए और कुछ भी आप एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ उस पर आगे डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ एक ट्वीट के बाद समाप्त। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सीधे आप वित्त मंत्री पर आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री का ट्वीट मायने रखता है या नहीं रखता है? बिल्कुल बिल्कुल मायने रखता है निधि जी। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है संस्कृत में, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम आप पूरा देश इस सरकार के काम करने के तौर तरीकों को भली भांति देख रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है। आपको याद है किस प्रकार से दिल्ली पुलिस का एक औजार की तरह इस्तेमाल करके एक अफवाह के नाम पर केरला हाउस के ऊपर रेड कर दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का क्या हाल कर रखा है केंद्र की सरकार के इशारे पर, वो आपको पता है। इसके बाद राजेंद्र कुमार के नाम पर किस प्रकार से सीबीआई जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस पर रेड करती है, वहां के कागजात लेकर जाती है, जो खुद सीबीआई के सीजर मेमो से साबित हो गया कि जो वित्त मंत्री जी ने कहा सदन के पटल पर, वो गलत था, वो झूठ था। तो इस सरकार का काम करने का तरीका यही रहा। और इससे बड़ी बात ये, अभी आप लोगों के लिए सबसे बड़ा इशू जो ये आप लोगों का इशू था डीडीसीए का, और आज आप लोगों ने किस तरह से वित्त मंत्री पर सवाल पूछे उसके बाद, अब मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि विपक्षी दलों को निशाना बनाने को कहा गया, उन लोगों को खत्म करने को कहा गया है जो उनकी बात नहीं सुनेंगे। या तो मुख्यमंत्री की तरफ से या पार्टी की तरफ से सफाई आती कि भाई कौन है ये आदमी जिन्होंने बताया है। चलिए, उनकी अगर जॉब को खतरा है वो नहीं बताना चाहेंगे, कुछ तो इस पे और ठोस कुछ सामने रखते। बस ये ट्वीट करके या ट्वीट नहीं करते अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था।
नहीं, जो पॉइंट हम प्रूव करना चाहते हैं निधि जी वो ये है कि ये जो रोजमर्रा की हरकतें हो रही हैं कि सीबीआई रेड की आड़ में भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है, वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, दोनों में अंतर नजर आता है। जो बड़ी ये छोटी छोटी बातें नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं कि एक बड़ी डिजाइन का हिस्सा है, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। 2019 के चुनावों की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अभी से लग गई है कि जो झुके ना उसे तोड़ दो, इस अभियान पे लगी हुई है। और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, स्नूपिंग करना, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को झुका ना पाने की स्थिति में उन्हें तोड़ने की कोशिश करना, ये सारा इनका इतिहास रहा है और सरकार अपनी उसी ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन कर रही है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जहां तक सवाल है कि अधिकारी का नाम बताइए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27 जुलाई को गृह मंत्रालय से कंप्लेन आई दिल्ली सरकार के पास। सांघी साहब की अध्यक्षता में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी जिसने 17 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसके ठीक 22 दिन के बाद सांघी साहब के खिलाफ एक एफआईआर हो जाती है। तो हमें पता है कि सरकार किस प्रकार से काम करती है। अच्छा खासा भला आदमी नौकरी कर रहा होगा सीबीआई के अंदर, उसको जमाने भर में विलेन बना देंगे, उसकी नौकरी खा जाएंगे, उसका जीना हराम कर देंगे। चलिए, ये सीबीआई को आप लोग क्या-क्या कह रहे थे, गर्त में रहे पर्दे में रहे तो ज्यादा अधिकारी पर तो आप यकीन कर रहे हैं। वैसे तो आपको आपके निशाने पर सीबीआई थी, बहरहाल इस अधिकारी का बहुत सारे लोग आप यकीन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल दिलीप, सवाल अब दूसरा आप लोगों से। आज आपने अभी तक पहले आपने सीबीआई पे निशाना साधा, फिर कल आप लोगों ने डीडीसीए पे निशाना साधा, आज सीधे सवाल जो क्रिस्टलाइज करके मैं समझ रही हूँ सीधे वित्त मंत्री पर आप लोगों ने निशान साधा है। सिर्फ सवाल उठाए, कुछ ठोस 2 दिन में आप लोगों की रिसर्च कुछ नहीं, कीर्ति आजाद का आप लोग इंतजार कर रहे हैं या वाकई कुछ है आपके पास ठोस? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि जब पहले दिन हमने कहा जी कि दरअसल सीबीआई जो है राजेंद्र कुमार की आड़ में डीडीसीए की फाइलें खंगालने आई थी, वो खंगाल कर ले गई, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं बेबुनियाद सवालों का जवाब नहीं देता। हमने अगले दिन पत्रकार वार्ता करके उनको बुनियादें दे दी कि ये 4, 5, 7, 8 बुनियादें हैं जिनके ऊपर आपको जवाब देना चाहिए। इसके जवाब के रूप में उन्होंने एक ब्लॉग लिख दिया। अब उस ब्लॉग में उन्होंने सरासर झूठ लिखा, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, आपकी टीवी की स्क्रीन पर दिखेगा। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है, thus in a nutshell there are certain irregularities and non-compliance और technical violations but no fraud was noticed। वो एसएफआईओ की रिपोर्ट को कोट करते हुए स्वयं को अपने ब्लॉग में क्लीन चिट दे देते हैं, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का एक गंभीर आरोप उनके ऊपर है, जिसके अंदर यूके चौधरी नाम के डीडीसीए के वकील को लोक अदालत का सदस्य बनाकर खुद के सारे ऑफेंसेस को कंपाउंड करवा लिया गया। और ये मामला इतना गंभीर था। अच्छा, जो पहला सवाल आपने पूछा है कि भाई ये 21st सेंचुरी ब्लॉग में बोला, अब ठीक है, जो पहला सवाल आपने पूछा है कि 21st सेंचुरी किसकी कंपनी है, ये क्यों अहम हो जाता है, आप ये बता दीजिए जरा। नहीं, क्या चीज आपका फिर से सवाल? जो पहला सवाल आप लोगों ने उठाया है, मैं ये जानना चाह रही हूं, जो पहला सवाल आप लोगों ने उठाया एक तरीके से उसका सार ये निकल कर आता है कि जो 21st सेंचुरी के जरिए अपनों को फायदा पहुंचाया गया, ये किसकी कंपनी है? क्या इसकी कुछ डिटेल्स मिली है आप लोगों को? मैं आऊंगी लूथरा जी के पास, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। नहीं, अभी तो हमने माननीय जेटली जी से सवाल पूछे हैं, 5 प्रश्न पूछे, जिनमें पहला प्रश्न यही है कि 21st सेंचुरी कंपनी को अगर 5.5 करोड़ रुपए का कमीशन का फायदा निकला है, तो इस कंपनी से क्या आपका कोई लेना देना है कि नहीं है? माननीय वित्त मंत्री जी इसको डिनाई करें, फिर हम बताते हैं कि इसके पीछे के तथ्य क्या है। माननीय वित्त मंत्री जी डिनाई नहीं कर रहे हैं अभी तक इस बात को। और 21st सेंचुरी को ऑन रिकॉर्ड, ये हम नहीं कह रहे हैं, कीर्ति आजाद साहब ने 13 सितंबर को जो पत्र लिखा है माननीय वित्त मंत्री जी को, उसमें उन्होंने बताया है कि इस कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है और इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आपके नजदीकी लोग शामिल हैं, आपको इस पे कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो अब फिलहाल जी के पास बात में आऊंगी कि वाकई में इस ब्लॉग में वित्त मंत्री ने क्यों, जो सवाल एक दिन पहले से ही उठ रहे, क्यों नहीं जवाब दिया? वो दे सकते थे। बहरहाल लूथरा जी, आपसे, आप एक क्रिकेट के ज्ञानी पत्रकार हैं, आप ये बताइए, जो ये पूरा मामला सामने आया, और हम आज ही की बात करें, कल की अगर बात ना करें, आज जो 5 सवाल उठाए, क्या ये हमारे सामने सवाल खड़े करते हैं? अगर ये पहला सवाल ही मैं देख लूंगी, 21st सेंचुरी किसकी कब में आप अपने लोगों को फायदा पहुंचाया, क्यों ये वित्त मंत्री को सीधे हर्ट करता है? देखिए, बहुत सिंपल है। मैंने कहा ना, अगर आप सीधे नाम लेने पर आगे तो डेफर्मेशन हो जाएगी। डेफर्मेशन होगी तो जेटली साहब और डीडीसीए उन पत्रकारों के अगेंस्ट उसको पेमेंट करेंगे। इनकी इंटरनल रिपोर्ट में आया है, जो डेफर्मेशन एक बुकी वर्सेस जर्नलिस्ट
केस है उसमें डीडीसीए अंडर अरुण जेटली 5.6 लाख रुपए की पेमेंट कर चुका, उसकी रिसीट सामने आ गई, कोर्ट में दी गई है। तो इस तरह का, इसलिए सीधी बात नहीं। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं पांडे साहब, 100% 21st सेंचुरी से क्या रिलेशन है, बहुत करीबी है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं, इतना करीबी कि आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात, ये सिर्फ एक स्टेडियम की बात करते हैं, 24 करोड़ का 48 में बन जाता, 50 में बन जाता, 114 तो कहने की बात है। ये करीब 170 करोड़ लग चुका है, जिसमें मैंने एक स्टोरी पिछले दिनों में की थी, कैसे 4 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए का इन्होंने रेनोवेशन किया टॉयलेट्स का। आप जाके टॉयलेट्स की हालत देख लीजिए, वहां पर जब मैच हुआ था, आप अंदर नहीं घुस सकेंगे। इन्होंने 4 करोड़ ऐसे ऐसे कई करोड़ दिखाए। एक और स्टोरी अभी मैंने मैच के दौरान की थी, 14 करोड़ का और साइफनिंग ऑफ मनी बाय द प्रेसिडेंट जो कि इन्हीं के कल जिस तरह से उन्होंने चेतन चौहान ने पूरा एक ब्यौरा दिया कि क्या क्या खर्चा था। ये वही चेतन चौहान है। पहले मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले ये पुलिस में गए थे एफआईआर करने, एफआईआर भी हुई, अब वापस ले रहे तो इन पे कंटेम्प्ट हो रहा है केस। तो इसलिए चेतन चौहान या गोपी मनचंदा जी जो कहते हैं क्लेम टू फेम कि मैं जेटली साहब के अगेंस्ट लड़ना चाहता हूं, पर ये बेसिकली सब इन्हीं के लोग हैं। मैं नहीं कह रहा जेटली साहब पॉलिटिक्स में क्या करें, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं बीजेपी उनको इस्तीफा ले या नहीं ले। मैं आपको बता रहा हूं 1999 में ये डीडीसीए के अध्यक्ष बने, मैं तब से कवर कर रहा हूं डीडीसीए में इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया करप्शन को। कैसे? आप आज जाइए, अगर सुधांशु जी का शायद बेटा क्रिकेट नहीं खेलता, इनको बोलिए आप एक नॉर्मल व्यक्ति बनकर जाइए डीडीसीए में और अपने बच्चे को अंडर 14 या अंडर 19 की टीम में डलवाइए, इनको पैकेज डील दी जाएगी अगर वो पहचानेंगे नहीं कि ये बीजेपी के है। पैकेज डील, आपके बेटे को खेलना है 2.5 लाख, आपके बेटे को अगर एक मैच भी सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए 2.5 लाख, अगर खेलना भी है टीम में 11 में आना है 4.5 लाख, अगर सभी मैच खेलने हैं 10 लाख। आपकी पैकेज डील्स कर दी गई है। गरीब का बच्चा क्रिकेट नहीं खेल सकता। मैं आज चैलेंज करता हूं सुधांशु जी को, अगर पिछले 2-3 साल में कोई भी गरीब का बच्चा क्रिकेट खेला हो तो मैं चैलेंज करता हूं, जो बच्चे सेंचुरीज कर रहे हैं उनको अंडर 14 से ही हटा देते हैं, जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं उनको चेकिंग का आरोप लगवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक सिंडिकेट माफिया बैठा हुआ है। वो जेटली साहब ने उनको प्रोटेक्शन दिया, अब कैसे दिया ये तो वो जाने, लेकिन ये सब हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं। दूसरी बात, मैं इसमें देखिए, एक सिलेक्शन गरीब बच्चों को नहीं चांस मिलना, ये अपने में एक सवाल है। हमारा स्पोर्ट्स इसमें पैसा बन रहा है आपका, इसमें आपको एक साल में करीब, अगर आप सभी टीमों को उठाएं और जितने बच्चों को उठाया जाता है, करीब आपके 10-10 करोड़ रुपए बना रहे हैं वहां पर बैठे हुए लोग। वहां पर एक व्यक्ति है, फिर नाम लेने की बात मैंने कहा ना, फिर डेफेमेशन, फिर इनको पैसा खर्च होगा मेरे ऊपर। तो मैं बता रहा हूं, वहां पर एक व्यक्ति है जिसने एक स्कूल हथिया लिया जिससे कि ओवर एज के सर्टिफिकेट्स बनते हैं, कल इन्होंने दिया, उसने अपनी बीवी का नाम बदल के कुछ और रख दिया, अपना कुछ और रख दिया, अपने बाप को अपनी बीवी का हस्बैंड दिखाया। ऐसे तो आपके सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं। और ये जेटली साहब को कई साल पहले बताया गया, हमने लिखा, लेकिन उन्होंने वही कहते हैं साफ सफाई। बहरहाल मैं आपसे ये डीडीसीए में क्या चल रहा है, एक तो ये आपने बोला कि इस तरह से जैसे हमारे पढ़ाई के इंस्टीट्यूशंस में भी होने लगा है, वैसे यहाँ पर भी एक मनी मिंटिंग फैक्ट्री यहाँ पर हो गई है, ये अलग बात है। लेकिन जब जो कहते हैं पैसे का मिस अप्रोप्रिएशन, गलत ब्यौरा देना, लेकिन ये भी कहा जाता है कि तो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, सरकार की तरफ से फंडिंग नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है निधि कि जब आप सिलेक्शन करते हैं इससे स्टेट सब्जेक्ट, केरला हाई कोर्ट ने पहले रूलिंग दी है। पहली बात तो मैं आम आदमी पार्टी से कहूंगा कि ये क्या सोच रहे हैं, अगर इट्स स्टेट सब्जेक्ट, ये क्यों नहीं अपने व्यक्तियों को सिलेक्टर बना के बिठाते, मीन जो कि बिशन सिंह बेदी या ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर क्रिकेटर है, मोहिंदर अमरनाथ जैसे क्या लोग कर सकती है दिल्ली सरकार? क्यों नहीं कर सकती जब व्हेन इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट? सुप्रीम कोर्ट कहता है, श्रीनिवासन जी के केस में यहीं बैठकर मैं कहता था कि उनके पे क्यों नहीं इनको हटाया जाता, हटाए गए। और दूसरी बात, जब आप कहते हैं करप्शन, ये जो करप्शन की बात कर रहे थे, आपने एसएफआईओ ने आपको 26 पॉइंट्स पे इंडाइट किया, जो ये कह रहे थे कि उसको कंपाउंडिंग करना क्या अपने आप को क्रिमिनल साबित करना नहीं है? आपने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने कुछ करोड़ रुपया खाया है, मैंने कि उसके प्रॉपर ब्यौरा नहीं है, मैंने मान लिया, सभी डायरेक्टर 21 जाके उठकर गए, हाँ जी हम चोर हैं, और उन्हें उसके बाद कंपाउंडिंग हुई, कुछ लाख रुपए देके बच गए। यानी करोड़ों खाइए, कुछ लाख देके बच जाइए, तो बहुत अच्छा है।